नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी एटलस के एक और वीडियो में। अपन इस क्लास में क्लास 6 की ज्योग्राफी के चौथे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपने आगे वाले चैप्टर पढ़ लिए हो, क्योंकि ये चैप्टर एक दूसरे से लिंक है। अगर आपने आगे वाले चैप्टर पढ़ लिए तो ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। वैसे तो ये चैप्टर वैसे भी समझ में आ सकता है, लेकिन आगे अगर आपने चैप्टर पढ़े तो कंपैरिजन करने में आसानी होगी। मैंने आगे वाले चैप्टर्स में ग्लोब के बारे में बताया। ग्लोब की संरचना कैसी होती है कि ये पृथ्वी का ही एक 3 आयामी रूप होता है, जो अपन को कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। ये इस प्रकार का ग्लोब दिखाई देता है। ये ग्लोब, ये संरचना मैंने आपको पहले बताई कि ग्लोब ऐसा होता है। तो ग्लोब है ना, पूरी पृथ्वी के बारे में समझने के लिए, जानने के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है, और इसका प्रयोग किया भी जाता है बहुत सारे तरीकों से। जैसे एजुकेशन में भी किया जाता है। अपन को जब पृथ्वी के हर हिस्से के बारे में जानना है तो इसका प्रयोग करना बहुत अच्छा है। लेकिन जब आपको किसी क्षेत्र के बारे में, किसी क्षेत्र विशेष के बारे में जानना हो, किसी पर्टिकुलर देश के बारे में जानना हो, किसी पर्टिकुलर राज्य के बारे में जानना हो, किसी पर्टिकुलर गाँव के बारे में जानना हो, तो ग्लोब इतना उपयोगी साबित नहीं होता है। इसलिए मतलब कि वैज्ञानिकों ने एक अलग चीज़ बनाई जिसको अपन मानचित्र कह सकते हैं। मानचित्र किसी भी जगह का 2 आयामी, 3 आयामी मतलब आपको उसी रूप में, मतलब हाइट, चौड़ाई, हाइट 2 आयामी में आपको लंबाई और चौड़ाई दिखेगी, और उसमें आपको उस क्षेत्र विशेष के बारे में पर्टिकुलर जानकारी जानने में बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। जैसे कि आपने सबने भारत का मानचित्र तो देखा ही होगा। वो किस प्रकार का, एक मिनट में ज़्यादा चलता है। ये भारत का मानचित्र, आपने ये मानचित्र तो देखा हो। अब भारत के बारे में जानना है आपको, तो ये पर्टिकुलर चीज़ ज़्यादा उपयोगी साबित होगी, या फिर ग्लोब। आपको खुद कंपैरिजन कर सकते हो कि मानचित्र ज़्यादा उपयोगी, अगर किसी क्षेत्र विशेष के बारे में जानना हो तो ज़्यादा उपयोगी होगा। तो मानचित्र का मतलब होता है कि पृथ्वी की सतह या उसके किसी भाग को अगर अपन कागज़ के ऊपर बना हुआ पाए ना, तो वो मानचित्र होता है। वो है ना, मतलब कि पृथ्वी के किसी भी भाग का, फिर वो देश हो, राज्य हो, या फिर कोई महाद्वीप हो, उसका एक छोटा रूप अपन को मानचित्र में देखने को मिलता है। मानचित्र वैसे तो बहुत बड़े होते हैं, तो मानचित्र का ही मतलब उस क्षेत्र का ही एक छोटा रूप अपन को मानचित्र में देखने को मिलता है। जैसे कि भारत का नक्शा लो, भारत का नक्शा दिमाग में घुमाओ और भारत का नक्शा मैप के ऊपर देखो। मैप तो आपने वैसे सबने देखा ही होगा, मैं एक बार और दिखा देती हूँ। ये मैप है, ये ग्लोब है, ये मैप है, ये वर्ल्ड का मैप है। वर्ल्ड के जितने भी देश है ना, उनको एक सतह के ऊपर दिखाना। वैसे ये पूरा वर्ल्ड के बारे में जानने के लिए पर्टिकुलरली ग्लोब ज़्यादा बेहतर चीज़ है। लेकिन अगर आपको किसी क्षेत्र विशेष के बारे में जानना हो तो उसका छोटा रूप मानचित्र में आसानी से दिखाया जा सकता है। जैसे कि ये देखो, ये ग्लोब है। अब इसमें क्या है कि आपको भारत के बारे में जानना है, तो ये चीज़ तो आपको मतलब सही से जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन इसी को अपन थोड़ा बड़ा करके मानचित्र में पर्टिकुलर सिर्फ भारत का ही मानचित्र बना के दिखा सकते हैं। तो मानचित्र क्या होता है, एक बार पुनः ध्यान से सुनिए। मानचित्र किसी भी जगह का, पृथ्वी का भी मानचित्र बन सकता है, मतलब पूरी अर्थ का, या फिर उसके किसी छोटे क्षेत्र का सतह पर बनाया गया छोटा चित्र, वो होता है मानचित्र। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने ग्लोब और मानचित्र में अंतर वैसे बता दिया आपको। एक मिनट, ठीक है। तो ये मानचित्र के बारे में पढ़ लिया। अब ये ग्लोब के बारे में, पृथ्वी का 3 आयामी मॉडल है पृथ्वी का, और ये पृथ्वी को संपूर्ण भाग में दिखाता है। इधर ना मानचित्र भी लिखना था कि मानचित्र संपूर्ण समतल चित्र, संपूर्ण पृथ्वी भी दिखाता है और विशेष क्षेत्र को भी दिखा सकता है। ये ग्लोब के बारे में जानकारी है, ये मानचित्र के बारे में। दोनों में डिफरेंस समझना है कि ग्लोब, वैसे तो ग्लोब पूरी पृथ्वी के बारे में जानने के लिए बहुत अच्छा माध्यम है, लेकिन मानचित्र का उपयोग भी पृथ्वी के पूरे क्षेत्र के बारे में जानने के लिए किया जा सकता है। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर क्षेत्र के बारे में जानना चाहते हो, जैसे भारत के बारे में जानना चाहते हो, तो मानचित्र ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि जो ग्लोब होता है ना, वो ये 3 आयामी, ये देखो 3 आयामी, ठीक है। मतलब कि आपको पूरा मतलब ऐसे हूबहू वैसा टाइप दिखने को मिलेगा। क्या बोलते हैं, लेंथ, विड्थ एंड हाइट, तीनों चीज़। अब जो मानचित्र होते हैं ना, वो 2D फॉर्म में होते हैं। ये मानचित्र है, ये मैंने अभी चित्र दिखाया था ना, ये मानचित्र होते हैं, ठीक है। अब मानचित्र और अपन ने ग्लोब के बारे में जान लिया। अब जानते हैं कि मानचित्र के टाइप्स क्या होते हैं। अब मानचित्र भी अलग अलग प्रकार के आपने देखे होंगे कि मानचित्र, पॉलिटिकल मानचित्र में क्या होता है, 3 प्रकार के मानचित्र होते हैं। एक तो होता है पॉलिटिकल मानचित्र। पॉलिटिकल मानचित्र में जब आपने ना, आप अपने ना छोटे रूप में ही पढ़ते हैं कि पहले सबसे पहले अपन भारत का मानचित्र अपने दिमाग में, सबने भारत का मानचित्र तो दिखा ही होगा, तो उस मानचित्र को अपने दिमाग में बसाओ और उनमें ना भारत के जितने भी राज्य है ना, उनको डिनोट करके, जैसे कि जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, हरियाणा है, पंजाब है, इन सबको, इन राज्यों को दिखाया गया है। तो वो हो गया पॉलिटिकल मानचित्र। तो ये तो हो गया भारत का। विश्व का क्या करना, विश्व का पॉलिटिकल मानचित्र वो मानचित्र होगा जिसमें विभिन्न देशों की लोकेशन दे रखी होगी, जिसमें ये देखो, ये है ना विश्व का पॉलिटिकल मानचित्र है। ये विश्व का पॉलिटिकल मानचित्र है, जिसमें देखो विभिन्न देशों की सीमाओं के बारे में, विभिन्न देशों के बारे में जानकारी दे रखी है। तो ये होता है पॉलिटिकल मानचित्र। तो पॉलिटिकल मानचित्र ये होता है, पॉलिटिकल का मतलब राजनीतिक मानचित्र। राजनीति का मतलब किसी देश के बारे में जानकारी, उनकी सीमाओं के बारे में जानकारी अपन को इन मानचित्रों से मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा मानचित्र जो आता है वो है प्राकृतिक मानचित्र। प्राकृतिक मानचित्र वो मानचित्र होता है जिसमें ना दूसरा टाइप्स होता है भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र में क्या होता है, अपन भारत के संदर्भ से स्टार्ट करते हैं। भारत में जैसे कि महत्वपूर्ण नदियों को दर्शाया गया है, जैसे गंगा दर्शाई गई है, सिंध, जैसे मैं एक मिनट बताती हूँ। ये भारत का मैप है, ये भारत का मैप है, ठीक है। अब भारत के मैप में इधर सिंधु दर्शाई गई है, इधर है ना क्या बोलते हैं, गंगा, इधर ब्रह्मपुत्र, इधर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों के बारे में। इधर बीच में बहुत सारे जंगल है, तो उन जंगलों को दिखा दिया है, नेशनल पार्क्स को दिखा दिया है। तो ये सब जो चीज़ें दिखाई गई है ना, तो ये जब नदियाँ है, पेड़ पौधे है, जंगल है, वन है, मैदान है, पठार है, जैसे दक्कन का पठार दिखाया गया है, नदियाँ दिखाई है, पर्वत, ये हिमालय पर्वत की लोकेशन दिखाई, तो ये वापस क्या हो गया, भौतिक मानचित्र। एक बार पुनः
राजनीतिक मानचित्र में देशों के बारे में जानकारी, उनकी सीमाओं के बारे में, शहरों के बारे में, राज्यों के बारे में जानकारी मिलती है। भारत के संदर्भ में भारत का मानचित्र बनाएंगे, उसमें विभिन्न राज्यों के बारे में जानकारी देखिए तो वो भारत का राजनीतिक मानचित्र हो गया। और विश्व के संदर्भ में विश्व के विभिन्न देशों के बारे में, उनकी सीमाओं के बारे में जिन मानचित्रों में बताया जाता है तो वो विश्व का राजनीतिक मानचित्र हो गया। अब भौतिक मानचित्र में क्या बताया जाएगा? भौतिक मानचित्र में उन देशों में जितनी नदियाँ बहती है उनके बारे में, पठारों के बारे में, पर्वतों के बारे में। अब इमेजिन करो भारत का मानचित्र दिखाना, तो भारत में हिमालय पर्वत उसमें दिखाया गया, तो हिमालय पर्वत। फिर नीचे गंगा नदी है, सिंधु नदी के बारे में बताया गया, गंगा नदी के बारे में, ब्रह्मपुत्र के बारे में, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों के बारे में बताया गया। जो पठार है, जैसे दक्कन का पठार बता दिया। एक मेरे पास मैप है, मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये कहाँ गया? ये देखो, ये इसमें जो भारत के जो पठारी इलाके तो वो दिखाया है। वैसे ये पूरा वैसा मैप नहीं है, भौतिक मैप नहीं। ये देखो, ये भौतिक मैप है, ये विश्व का भौतिक मैप है। जैसे यहाँ पर ये अमेज़न जंगल है तो ये ग्रीन में दिखा दिया, और यहाँ पर भी कांगो बेसिन है तो वो दिखाया है। भारत में यहाँ पर गंगा और वो नदियाँ है तो ये वाला एरिया, ये सब ये माना जाता है भौतिक मानचित्र, जिसमें देश की या फिर विश्व की प्राकृतिक चीज़ों से, नदियों, पर्वतों, पहाड़ों के बारे में बताया जाता है, तो वो होता है भौतिक मानचित्र। उसके बाद तीसरा टाइप होता है, वो होता है थीमेटिक मानचित्र। अब दो तो पढ़ लिए, अब थीमेटिक मानचित्र क्या होता है? जब आपको विश्व की या फिर किसी देश की किसी पर्टिकुलर जानकारी के बारे में जानना है, कि जैसे आपको उस क्षेत्र में जैसे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा कितनी होती है, वर्षा कितनी होती है, जनसंख्या का घनत्व कैसा है, फसलें कैसी होती है, तो इनके बारे में जानना होता है ना, तो थीमेटिक मानचित्र का उपयोग करता है। यही विश्व के संदर्भ में भी सही है, सेम है। मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ कि जैसे कि है ना, भारत का ये मानचित्र है, ये सॉरी एक मिनट, ये अब है ना भारत का मानचित्र, तो भारत में अपन को दर्शाने की वर्षा किस हिसाब से होती है, तो भारत में वर्षा 200 से 400 के बीच में, 200 से 100 के बीच में। तो ये जहाँ होती है ना, जैसे 400 के आसपास वर्षा इधर होती होगी, मौसिनराम में होती होगी, यहाँ पर होती होगी, यहाँ पर होती पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पर अपन डार्क कलर से दिखा दिया। जैसे उसी प्रकार सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र दिखाना हो तो ये वाला क्षेत्र दिखा देते हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर वर्षा की विभिन्न प्रतिरूपों की विभिन्न प्रकार, मतलब विभिन्न रेंज दिखाई जाएगी, तो वो हो जाएगा थीमेटिक मानचित्र। वैसे अपन को जैसे जनसंख्या का घनत्व बताना है, विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व कितना है, उसके लिए थीमेटिक मानचित्र उपयोग किया जाएगा। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा कि मानचित्र क्या होता है। मानचित्र क्या होता है? 2D फॉर्म होता है, पृथ्वी की सतह का भी बना सकते हैं और किसी क्षेत्र का भी बना सकते हैं। ग्लोब से कैसे डिफरेंस है? ग्लोब होता है त्रिआयामी होता है, उसमें अपन को विश्व मतलब पूरी पृथ्वी के बारे में जानना तो वो बेहतर तरीका है मानचित्र से, लेकिन अगर पर्टिकुलर क्षेत्र के बारे में जानना है तो मानचित्र बेहतर है। अब मानचित्र के 3 प्रकार है। एक तो है राजनीतिक मानचित्र, जिसमें राज्यों की, अगर देश के संदर्भ में बात करें, अगर विश्व के संदर्भ में बात करें तो विभिन्न देशों की, उनकी सीमाओं के बारे में जो जानकारी प्राप्त करनी होती है तो उसके लिए अपन पॉलिटिकल मानचित्र का उपयोग करते हैं। दूसरा होता है भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र में अपन प्राकृतिक चीज़ें जैसे नदियाँ है, पहाड़ है, पर्वत है, उनके बारे में जानकारी को जो लोकेट किया जाता है ना, उनको बोलते हैं भौतिक मानचित्र। तीसरा पॉइंट होता है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र वहाँ अपन को किसी क्षेत्र की पर्टिकुलर जानकारी, जैसे वर्षा के बारे में जानना है कि भारत में वर्षा की रेंज विभिन्न क्षेत्रों में कितनी है, तो उसके लिए अपन थीमेटिक मानचित्र का प्रयोग कर सकते हैं। जनसंख्या के घनत्व के बारे में मैप के द्वारा दर्शाया जा सकता है। फसलों के बारे में कौन से क्षेत्र में कौन सी फसल होती है, तो इनके लिए थीमेटिक मानचित्र का उपयोग कर सकते हैं। ये प्रकार पढ़ लिए। ये देखो, ये हो गया भौतिक मानचित्र, ये हो गया पॉलिटिकल मानचित्र। अब आगे बढ़ते हैं। ये पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए ये थीमेटिक मानचित्र का एग्जाम्पल है। तो यूरोप की पॉपुलेशन डेंसिटी दिखा रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, यहाँ पर जैसे जहाँ 200 से ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर है, यहाँ पर ये 500 से कम वाले क्षेत्र में, तो ये थीमेटिक मानचित्र है जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी को दिखाया जा रहा है, तो ये टाइप ऑफ थीमेटिक मानचित्र है। अब आगे बढ़ते हैं कि मानचित्र के घटक। अब है ना, मानचित्र के अपन को है ना 3 घटक माने जाते हैं मानचित्र के। अब कौन कौन से 3 घटक है? एक तो है दिशा,
एक है दूरी, एक है प्रतीक। ये 3 मानचित्र के घटक माने जाते हैं। दिशा, अब सबसे पहले अपन नॉर्मल 4 दिशाओं के बारे में तो सबको पता होता है। ये होगी नॉर्थ मतलब कि उत्तर, ये होगी पश्चिम मतलब कि वेस्ट, ये होगी ईस्ट मतलब कि पूर्व, और ये होगी दक्षिण मतलब कि साउथ। ये चारों मतलब 4 जो मेन दिग बिंदु होते हैं ना, 4 ये मेन डायरेक्शन है, ये वाली ये वाली ये वाली। लेकिन जब आप बोलेंगे कि भाई उत्तर तो ठीक है, लेकिन ये वाली दिशाओं को क्या, तो अपन को इनका याद करने का सीधा पॉइंट क्या है, ध्यान रखना है कि इधर वाला जो है ना, ये क्या है उत्तर, इधर वाला क्या है ईस्ट, तो ये वाली कौन सी हुई नॉर्थ ईस्ट। ऐसे ही इधर वाला लेना है, ये क्या है ईस्ट, ये क्या है साउथ, तो ये क्या है, ये मतलब इधर ये वाला, इधर मेन जो दिग बिंदु है ना उसको आगे लिखना है, और साइड वाला तो साउथ ईस्ट, ये क्या है साउथ वेस्ट, ये क्या है नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो कितनी हुई 4 तो मेन दिशा है, और उसके अलावा 4 जो साइड वाली दिशा है, इन दोनों, इनको ये वाली दिशा, इनको ध्यान कैसे रखना है एक बार मैं पुनः बता देती हूँ, आपको ध्यान से देखना है कि 4 तो मेन जो दिग बिंदु है नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट, और बीच वाले इन दोनों के बीच में नॉर्थ ईस्ट, इन दोनों के बीच में साउथ ईस्ट, ये वाली क्या हुई साउथ वेस्ट, ये वाली कौन सी हुई नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब ये क्या है, ये है दिशा सूचक यंत्र। ये दिशा सूचक यंत्र नहीं तो शायद मैप ही दिखा रहा है, लेकिन एक दिशा को नापने के लिए पहले तो है ना, पहले ज़माने में जब दिशा सूचक यंत्र नहीं था ना, तो दिशा के लिए अपन सूर्य, तारों की या चंद्रमा की लोकेशन से पता करते थे कि कौन सी दिशा है। जैसे कि ध्रुव तारा उत्तर दिशा को बताने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सूर्य का उदय होना, सूर्य का अस्त होना भी दिशा को बताने के लिए एक महत्वपूर्ण तरीका है। लेकिन समय के साथ जब यात्राओं की अवधि भी बढ़ने लगी, यात्रा भी बड़ी होने लगी, तो लोगों को मतलब एक ऐसे यंत्र का इजाद किया गया जिसको बोलते हैं दिशा सूचक यंत्र। क्या बोलते हैं दिशा सूचक यंत्र। दिशा सूचक यंत्र अपन को दिशा की एग्जैक्ट लोकेशन और दिशा बताने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। क्या है दिशा सूचक यंत्र। इसको है ना अपन कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। शिप्स में तो यूज़ करते ही है, हवाई जहाज में भी इनका यूज़ किया जाता है, मतलब हर जगह दिशा सूचक यंत्र का तो उपयोग है। पहला टाइप तो अपन ने पढ़ लिया कि पहला घटक तो पढ़ लिया, मानचित्र का पहला घटक कौन सा है दिशा। अब दूसरा घटक अपन प्रतीक। प्रतीक कैसे, प्रतीक का इम्पोर्टेंस क्या है कि आपने कभी मैप पे है ना, मैप जैसे इंडिया का मैप बना लिया। अब इंडिया का मैप बनाया है तो आपको है ना बताना है कि है ना टेम्पल बताना है कि है ना सोमनाथ का टेम्पल कहाँ है, जगन्नाथ जी का टेम्पल कहाँ पे है, केदारनाथ कहाँ पे है, रामेश्वरम कहाँ है, मतलब कि जैसे चारों आपकी लोकेशन बतानी है इंडिया के मैप पे। तो आप क्या करोगे, क्या मंदिर बनाने बैठोगे, नहीं ना। तो मंदिर के लिए जो प्रतीक का इस्तेमाल किया जाता है ना, उसको आप इसमें बता दोगे। जैसे कि आपने मंदिर के लिए ये प्रतीक बनाया, तो ये है ना प्रतीक नॉन प्रतीक होते हैं। ऐसे कुछ भी आप उठा के नहीं यूज़ करनी चाहिए। कुछ नॉन प्रतीक जो वर्ल्ड वाइड फेमस है उन प्रतीकों का, जैसे कि मंदिर के लिए ये बताए, तो यहाँ पर रामेश्वरम के लिए एक ये वाला छोटा सा बना लिया, ये जगन्नाथ के लिए इधर सा बना दिया, केदारनाथ के लिए, द्वारिकापुरी के लिए, ठीक है। तो ये बना, तो ये क्या हुआ है प्रतीक। आपको रेलवे लाइन बता दी कि भाई कहाँ पर रेलवे लाइन है, तो रेलवे लाइन के लिए ये छोटा सा प्रतीक ये बता दिया कि यहाँ पर रेलवे है, यहाँ पर रेलवे है, यहाँ पर रेलवे। और पेड़ों की लोकेशन बताती गई, यहाँ पर जंगल वगैरह, तो आप है ना क्या दिखा सकते हैं, ये वाला ये। तो ये लोकेशंस दिखाने के लिए जब मैप पर आप इतने बड़े बड़े पेड़ मंदिर वगैरह नहीं बनाते, तो उनके प्रतीकों का इस्तेमाल लोकेशन को अच्छे से समझने के लिए कि भाई उस लोकेशन पर क्या है, ये समझने के लिए प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। आप एनसीईआरटी जब बुक पढ़ोगे ना, तो आपको ये एक टेबल दे रखी है कि रेलवे के लिए क्या प्रतीक यूज़ किया, मंदिर के लिए। तो ये प्रतीक है जो मैप को आसानी से समझने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। इवन रंगों का उपयोग भी किया जाता है। रंग भी एक महत्वपूर्ण घटक है कि है ना पहाड़ों को दिखाने के लिए ब्राउन कलर का उपयोग किया जाता है, और
हरियाली को दिखाने के लिए ग्रीन कलर का उपयोग किया जाता है। एक मैंने मैप भी, इंडिया का मैप भी बनना, ये देखो ये ना रंग कलर, तो ये देखो आपने यहाँ पर जहाँ जहाँ पहाड़ है ना तो वहाँ पर है ना ब्राउन कलर का उपयोग किया गया है। जहाँ पर ये क्या बोलते हैं, ये मतलब ग्रीनरी है तो ग्रीन कलर का उपयोग किया गया। ये तो वैसे सही नहीं है, लेकिन हाँ इन कलरों का उपयोग किया जाता है विभिन्न लोकेशंस को बताने के लिए कि वहाँ पर क्या है, ग्रीनरी है, ग्रीनरी मतलब जहाँ पर जंगल है तो वहाँ पर ग्रीन कलर का उपयोग कर लेंगे, पहाड़ है तो ब्राउन कलर का उपयोग कर लेंगे, सड़क है तो कोई और कलर का उपयोग करेंगे। तो रंग भी एक महत्वपूर्ण घटक है। अब उसके बाद रंग के बारे में जानने के लिए एक और घटक है जो मानचित्र के लिए बहुत उपयोगी है, वो है दूरी। दूरी मानचित्र के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है। अब दूरी क्या है कि जैसे ना मेरे घर का रास्ता, जो मेरा घर है ना वो आपके घर से 25 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो मेरे को आपको बताना है कि मेरा घर मैप के थ्रू बताना है कि है ना 25 किलोमीटर दूर है। तो आप है ना पूरे मैप पे 25 किलोमीटर की लाइन तो ऑब्वियस है नहीं खींच सकते, ठीक है। तो आप क्या लोगे कि है ना 5 किलो, अब है ना मेरे को है ना मैप बनाना है तो 25 किलोमीटर इज इक्वल टू मैं क्या ले लेती हूँ 1 किलोमीटर, मतलब 25 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो मैं मैप पर आसानी से बना सकती हूँ। रुको एक और तरीके से समझाती हूँ। जैसे भारत एक बहुत बड़ा देश है, इसका कुल क्षेत्रफल 32 लाख किलोमीटर है। तो ऑब्वियस है कि अपन मैप पर 32 लाख किलोमीटर को तो दर्शाएंगे नहीं, तो उसके लिए क्या किया जाता है, पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है। पैमाना मानचित्र का बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। कैसे कि जैसे आपको है ना 500 किलोमीटर की दूरी को दर्शाना है, तो 500 किलोमीटर की दूरी को मैप पे वैसे तो दर्शाया नहीं जाएगा। तो आप क्या करोगे कि है ना 500 किलोमीटर की दूरी को दर्शाने के लिए आप क्या करोगे, 100 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 500 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। तो आप 5 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर के लिए, जैसे यहाँ से यहाँ की दूरी 500 किलोमीटर, तो आप 5 सेंटीमीटर और इधर नीचे आप लिख लेंगे 100 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। आप मैप को कभी नोटिस करेंगे ना तो मैप के नीचे ये चीज़ लिखी हुई होती है। इधर तो क्या पता लिखी हुई है नहीं लिखी हुई, लेकिन हाँ मैप के नीचे ऐसी चीज़ें लिखी हुई होती है कि पैमाना क्या लिया गया है। कि जैसे वर्ल्ड का मैप बनाते तो वर्ल्ड के मैप में भी पैमाने का इस्तेमाल किया जा रहा है। इतने बड़े मैप में पैमाने का इस्तेमाल ही करके ही इतने बड़े विश्व को दर्शाया जा सकता है। तो विश्व की मतलब उसके लिए बहुत बड़ा पैमाना इस्तेमाल किया जाता है कि 1 लाख किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो इससे क्या है, ये बहुत बड़ा पैमाना होता है। अब अपन को छोटी डिस्टेंस के लिए बनाना हो ना तो छोटा पैमाना इस्तेमाल कर ले। जैसे कि भारत के लिए सिर्फ भारत का मैप बनाना, तो भारत के लिए 50,000 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। उससे भी छोटी लोकेशन के लिए किसी राज्य के लिए बनाना है तो अपन 500 किलोमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर या फिर 500 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, कुछ भी पैमाना ले सकते हो। तो ये क्या होता है पैमाना, जब आपको बड़ी चीज़ को छोटे में दर्शाना होना तो वो पैमाने का उपयोग किया जा सकता है। क्या, बड़ी चीज़ को छोटे रूप में दर्शाने के लिए पैमाने का उपयोग किया जाता है। असली दूरी को छोटा करके दिखाने का तरीका ही पैमाना कहलाता है। जैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर, या फिर और भी जैसे विश्व के मैप बनाने के लिए अपन को पैमाना भी बड़ा लेना पड़ेगा, छोटे क्षेत्र के बनाने के लिए पैमाना छोटा लेना पड़ेगा। उसी प्रकार पैमाने का ही एक अलग रूप है खाका। खाके का मतलब होता है कि जब आपको किसी छोटी चीज़ का बड़ा चित्र बनाना हो तो खाके का उपयोग करते हैं। खाके का उपयोग जैसे कि आपको एक कमरे का मानचित्र बनाना है तो उसके लिए आप है ना बहुत बड़े पैमाने का इस्तेमाल करेंगे। कि जैसे ये कमरा है तो आप बोलेंगे कि ये ऐसे, ये है 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर ऐसे। तो जब छोटी चीज़ को बड़े में दिखाना हो ना तो खाके का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आया? पैमाने का मतलब समझ में आ गया, खाके का मतलब समझ। एक और चीज़ है रेखा चित्र। रेखा चित्र का मतलब होता है कि जब आपको है ना मेरे को बताना है कि आपको मेरे घर पर कैसे पहुंचना है। तो मैं अपने दोस्त को बता रही हूँ कि मेरे घर पे कैसे पहुंचना है, तो मैं उसको बोलूँगी कि अपने स्कूल से तू राइट चलना, फिर लेफ़्ट मुड़ना, फिर राइट चलना,
फिर है ना इधर एक सर्कल आएगा, फिर उधर से गोल घूमना, फिर वापस सीधा चलना, फिर लेफ्ट मुड़ना। तो मैंने अपने घर की लोकेशन उसको बता दी। तो ये क्या हुआ, मैंने क्या रफ फॉर्म में उसको बताया कि मेरे घर की लोकेशन क्या है। मैंने कोई पैमाना नहीं लिया, कोई प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं किया, कोई दूरी। मैंने सिर्फ ये बताया कि तू ऐसे स्कूल से निकलना, फिर राइट मुड़ना, मतलब सीधा चलना, फिर राइट मुड़ना, लेफ्ट मुड़ना, फिर गोल गोल सर्कल से घूमना, फिर ऐसे घूमना। तो ये क्या हुआ, इसको बोलते हैं रेखा चित्र। जब आप किसी लोकेशन बताने के लिए एक रफ डायग्राम का इस्तेमाल करते हो कि ऐसे मुड़ना और वहाँ पर तुम्हारी लोकेशन आ जाएगी, तो वो होता है रेखा चित्र। ठीक है, अब अपन ने इस चैप्टर में क्या पढ़ा उसका ब्रीफ ले लेते हैं। क्या क्या पढ़ा है? मानचित्र क्या होता है, मानचित्र और ग्लोब में डिफरेंस क्या होता है, ग्लोब में डिफरेंस। उसके बाद अपन ने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ मैप, और कौन कौन से टाइप होते हैं। राजनीतिक, जिसमें आप राजधानी, राज्य वगैरह दिखाओगे, सीमाओं को वगैरह। फिर होता है भौतिक, जिसमें आप प्राकृतिक चीज़ों जैसे कि पर्वत, पठार, नदियों के बारे में बताओगे। फिर होता है थीमेटिक, जब आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, जैसे किसी देश की जनसंख्या के बारे में, आप जनसंख्या के घनत्व को बताना है, वर्षा के पैमाने को बताना है, फसलों के बारे में बताना है कि विभिन्न क्षेत्रों में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, तो इसके लिए थीमेटिक मानचित्र का उपयोग किया जा सकता है। फिर मानचित्र के घटकों के बारे में पढ़ा। मानचित्र के 3 घटक होते हैं। एक तो होता है दूरी, प्रतीक, और एक होता है दूरी, प्रतीक और एक और चीज़ थी, दूरी, प्रतीक और दिशा। ये 3 घटक होते हैं। उसके अलावा मैंने रंगों के बारे में बताया कि मानचित्र में रंगों का उपयोग भी किया जाता है किसी लोकेशन को बताने के लिए। उसके अलावा मैंने तुम्हें पैमाने के बारे में बताया, ये दूरी से ही रिलेटेड है पैमाना। और फिर एक खाकी के बारे में बताया। आई होप ये चैप्टर ईजी है, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं तो 1-2 बार रिपीट करके देखूंगी और वो चैप्टर पढ़ूंगे तो आई डेफिनेटली श्योर कि आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।